नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। लास्ट एपिसोड में हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझा था और अब हमारे को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले दूसरा स्टेप समझना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। मुझे बैंक अकाउंट चाहिए, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, मुझे डीमैट अकाउंट चाहिए। तो इस एपिसोड में हम ये तमाम जानकारी समझेंगे कि हमारे को कौन कौन से अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट से पहले, ट्रेडिंग से पहले। तो आज का एपिसोड है हमारा 32, जिसमें हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, बैंक अकाउंट का क्या रोल होता है, शेयर खरीदने पर वह कहाँ जाता है, शेयर बेचने पर पैसे कहाँ जाते हैं, ब्रोकर का रोल क्या होता है, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एनएसडीएल क्या है, सीएसडीएल क्या है, डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों ज़रूरी है और स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शन का एक बेसिक फंडामेंटल पूरा फ्लो हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। ये वीडियो मैंने इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि हमारे को तीन तरह के अकाउंट को समझना पड़ेगा। एक होता है बैंक अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग में ये तीन अकाउंट समझना बहुत जरूरी होता है और इन तीनों का रोल अपनी जगह अलग अलग है। अब जैसे बैंक अकाउंट की बात करें, बैंक अकाउंट में क्या होता है कि आपका जितना भी पैसा होता है वो एक बैंक अकाउंट में सेव होता है। तो आप जब भी एक बाय ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी कोई स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज से जो एप्लीकेबल ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है उसके अनुसार जो फंड कटता है वो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ होता है उससे फैच होता है। उसके बाद ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाता है और ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। और यहीं आप अगर जब स्टॉक बेचते हैं तो एप्लीकेबल ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट प्रोसेस के बाद जो पैसा आया है वो ट्रेड होने के बाद एक प्रोसेस के थ्रू आपका जो लिंक बैंक अकाउंट है उसके अंदर वो पैसा आ जाएगा। यानी जब बेचेंगे तो बैंक अकाउंट में से पैसा निकल जाएगा और जब हम बेचेंगे तब हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा और जब हम खरीदेंगे तब वो हमारे अकाउंट से, लिंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो समझने का मतलब क्या है कि बैंक अकाउंट में आपका पैसा है, आपकी मनी है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज। ये फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, डीमटेरियलाइज फॉर्म में रखना, वो होता है डीमैट। तो जब आप शेयर्स खरीदते हैं और ट्रांजैक्शन सेटल होता है एक्सचेंज में, तो आपके शेयर्स आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में भेज दिए जाते हैं और डीमैट अकाउंट आपके शेयर को होल्ड करके रखता है। आजकल फिजिकल शेयर इशू नहीं होता है, ना ही फिजिकल शेयर में ट्रांजैक्शन होता है। तो डीमैट अकाउंट कौन सी जगह है? डीमैट अकाउंट पे हम लोग सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं। तो समझने का मतलब यह है कि डीमैट अकाउंट शेयर को होल्ड करने की एक जगह है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीदे हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, सेटलमेंट हुआ। अब ये 100 शेयर्स कहाँ रहेंगे? आपकी फिजिकल कबोर्ड में नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई पेपर सर्टिफिकेट नहीं है, कोई फिजिकल स्टॉक नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डी अकाउंट में रहेंगे। तो यही डीमैट अकाउंट का बेसिक पर्पस है कि जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उस अकाउंट के अंदर सेव रहेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो यूज होता है वो सिक्योरिटीज में बाय और सेल ट्रांजैक्शंस के ऑर्डर को प्लेस करने के लिए किया जाता है, टिपिकली थ्रू अ ब्रोकर। जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है वो बेसिकली एक ब्रोकर का प्लेटफॉर्म होता है। तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो एक मीडियम है, एक ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है जो आपको बाय और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डीमैट अकाउंट में तो आपके शेयर होल्ड होंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो बाय किया, बाय करने के बाद शेयर डीमैट में आ जाएंगे, सेल किया, डीमैट में से अकाउंट में से आपके फिर शेयर्स दूसरी पार्टी को, जो दूसरा इन्वेस्टर थे, उसको चले जाएंगे और ये काम ऑर्डर लगाने का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म करता है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से एग्जीक्यूट होता है। अगर एक लाइन में हम बात करें तो डीमैट अकाउंट शेयर होल्ड करने की जगह है, ट्रेडिंग अकाउंट एक प्लेटफॉर्म है जो शेयर्स का बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो क्या आप ऑटोमेटिकली शेयर खरीद सकते हैं? नहीं, आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। डीमैट में तो केवल शेयर होल्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ही आपका एक बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों में ये फंडामेंटल डिफरेंस है, आपको दोनों ही अकाउंट की जरूरत पड़ेगी।
तो बैंक अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट प्लस डीमेट अकाउंट, ये पूरा एक कनेक्शन आपका कंप्लीट करते हैं ट्रांजैक्शन को वर्कआउट करने के लिए। तो ये ट्रांजैक्शन कैसे होता है? बैंक अकाउंट में आपका पैसा है, उस पैसे से आप ट्रेडिंग अकाउंट में एक बाय या सेल ऑर्डर लगाते हैं जो स्टॉक मार्केट में जाता है। फिर स्टॉक मार्केट में मैचिंग प्राइस के थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। वो ट्रेड सेटलमेंट के बाद डीमेट अकाउंट में आपके पास शेयर आ जाते हैं अगर वो बाय ट्रांजैक्शन है, और अगर सेल ट्रांजैक्शन है तो डीमेट में से आपके शेयर्स निकल के काउंटर पार्टी दूसरे इन्वेस्टर्स को चले जाएंगे। तो सेल ट्रांजैक्शन में डीमेट हुआ, आपने एक सेल ट्रांजैक्शन लगाया, ट्रेडिंग अकाउंट में सेटलमेंट का प्रोसेस हुआ, क्लियरिंग में प्रोसेस हुआ, तो डीमेट में से शेयर निकल जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये पूरा एक कनेक्शन है कि बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट तीनों चाहिए, और तीनों किस तरीके से काम करते हैं एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद जब सेटलमेंट होता है। क्या डीमेट अकाउंट बैंक अकाउंट जैसा होता है? नहीं, डीमेट अकाउंट अलग है, बैंक अकाउंट अलग है। बैंक अकाउंट में आपका पैसा रखा हुआ है, डीमेट अकाउंट में आपकी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी हुई है। बैंक अकाउंट में आपका मनी बैलेंस है, जो भी आपके पास पैसा है, और डीमेट अकाउंट में आपके सिक्योरिटीज का बैलेंस है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस रहता ही है। एक जगह पैसा है और एक जगह आपकी सिक्योरिटीज है। डिपॉजिटरीज क्या होती हैं? तो इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज की इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दो डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीएसडीएल। जैसे बैंक में मनी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करने के लिए एक बैंकिंग का पूरा इकोसिस्टम है, उसी तरीके से जो डिपॉजिटरी होती हैं वो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। तो ये काफ़ी इन डेप्थ है, हम आने वाले एपिसोड्स में इसको डेप्थ में डिटेल में लेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, दो डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीएसडीएल। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? डीपी। देखो, इन्वेस्टर्स जो होता है वो सीधे डिपॉजिटरीज के साथ ऑपरेशनल इंटरेक्शन नहीं करता है कि आप सीडीएसएल या एनएसडीएल के साथ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बीच में एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होता है जो जिसके थ्रू हम डीमेट सर्विसेज अवेल करते हैं। तो वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, बीच में जो इंटरफेस होता है इन्वेस्टर के बीच में और रियल डिपॉजिटरी के बीच में, तो वो एक इंटरफेस होता है जिसके पास हम अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। वहां अपने स्टॉक्स को, शेयर्स को, सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं। तो ये आपका ब्रोकर भी हो सकता है और एक दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। आपका ब्रोकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कई मामलों में डीपी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट सेटअप एंड रजिस्ट्रेशन। तो ब्रोकर और डीपी हमेशा एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरह की सर्विसेज, दोनों तरह का रोल निभा सकती है। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रॉड डिस्टिंक्शन हुआ। एक रही डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल, और एक हुआ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, फिर हुआ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बात करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवाता है। एनएसडीएल और सीएसडीएल ये डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल एक पूरा डीमेट का इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। तो मतलब आपको इसमें अभी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना है, वो हम आने वाले एपिसोड में कवर कर लेंगे। आप केवल अभी ये मान के चलिए कि सिक्योरिटीज की जो डिपॉजिटरीज हैं दो मेन है, सीडीएसएल और एनएसडीएल इंडिया के अंदर। ब्रोकर का रोल क्या आता है? देखिए, हमने एपिसोड 31 में क्या सीखा था? हमने एपिसोड 31 के अंदर सीखा था स्टॉक मार्केट बेसिक्स के अंदर कि जहां पे ब्रोकर एक हमारे को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ब्रोकर इन्वेस्टर को मार्केट एक्सेस और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ब्रोकर के थ्रू ही हमें प्लेटफॉर्म मिलता है जिसपे हम बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। वो ब्रोकर हमारे को शेयर्स एंड स्टॉक्स के बारे में मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, पोर्टफोलियो की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, और सर्विस एक्सेस कर सकते हैं हम उसकी मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज को एक्सेस करने के लिए, सब्जेक्ट टू ब्रोकर्स ऑफरिंग्स एंड एप्लीकेबल। तो ब्रोकर एक इंटरफेस है मार्केट के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। तो वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ब्रोकर शेयर नहीं खरीद रहा होता है, वो केवल इंटरफेस है, एक मीडियम है। तो जब हम उसके ऊपर ट्रांजैक्शन लगाएंगे, बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर, और जब वो ट्रांजैक्शन मार्केट
पे ट्रेड होकर एग्जीक्यूट होगा, मैचिंग प्राइस होगा, और जब सेटलमेंट एंड क्लियरिंग प्रोसेस होगा तब जाके आपको या तो शेयर अलॉट होगा या आप उस शेयर को बेच पाएंगे। तो केवल और केवल ब्रोकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक मीडियम है। वो कभी भी शेयर आपके बिहाफ पे ना तो खरीदता है ना सेल करता है, आप ही अपने इंडिपेंडेंट मैनर में उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। एक बार देख लेते हैं कि पूरा स्टॉक मार्केट का ट्रांजैक्शन किस तरीके से वर्क करता है। बैंक में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रखा है, उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपने बाय ऑर्डर लगाया, वो ब्रोकर का जो भी कंसोल है, जो भी इंटरफेस है, वो बाय ऑर्डर ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, वहां मैचिंग प्राइस होगा सेलर के साथ, और फिर क्या कहते हैं कि क्लियरिंग सिस्टम में जाएगा। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के बाद आपके में डीमेट अकाउंट के अंदर आपने जो भी परचेस किया है उस सेलर के थ्रू आपके पास वो पैसा आ जाएगा। तो ये पूरा एक ट्रांजैक्शन है कि ये बैंक अकाउंट से लेकर डीमेट अकाउंट पे खत्म होता है। तो ये एक बहुत सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्चुअल फ्लो में बताया गया है। एक्चुअल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफी ज्यादा डिटेल्स होती हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर एक जो फंडामेंटल नॉलेज है तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से फ्लो करता है। एक बैंक होता है, पैसे जाते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फिर ऑर्डर लगाया जाता है, ऑर्डर के बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, फिर पैसा कट जाएगा आपके बैंक से, और जो सेलर होगा उससे आपके शेयर डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। तो बिगनर्स के लिए ये जानना सफिशिएंट है, ये अपने आप में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। शेयर खरीदने पर होता क्या है, मान लीजिए आपने 50 शेयर खरीदे हैं, आप ट्रेडिंग अकाउंट से एक बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर एप्लीकेबल मार्केट मैकेनिज्म के अनुसार एक्सचेंज पे चला जाएगा, मैचिंग सेलर मिलने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस होगा, और सेटलमेंट के बाद शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल सेटलमेंट प्रोसेस। यानी बाय हुआ, बाय ट्रांजेक्शन आपने लगाया, फिर वो ट्रेड होने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे गया थ्रू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फिर उसका सेटलमेंट हुआ और उसके बाद डीमेट अकाउंट में आपके पास पैसे आ जाएंगे। इस तरीके से शेयर खरीदने पर ये साइकिल एग्जीक्यूट होती है। और बेचने पर क्या होता है, बेचने पर इसका रिवर्स होता है। आपके डीमेट अकाउंट में 50 शेयर्स हैं, आप इन्हें बेचना चाहते हैं, तो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक सेल ऑर्डर लगाएंगे, सेल ऑर्डर के साथ आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में जाएगी, वहां बायर होगा, मैचिंग बायर हो जाएगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेटलमेंट प्रोसेस के बाद फंड्स आपके बैंक में आ जाएंगे, और डीमेट अकाउंट से आपके जो 50 शेयर्स बेचे हैं वो कट के जो नया इन्वेस्टर है उसके बाद चले जाएंगे। तो सेटलमेंट के बाद जो भी एप्लीकेबल प्रोसीड्स हैं आपके लिंक्ड फंड्स या बैंक अरेंजमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एज पर द सेटलमेंट प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू ब्रोकर एंड सेटलमेंट प्रोसेस। जो भी सेटलमेंट प्रोसेस होता है उसके अनुसार आपको पैसा मिल जाएगा। तो बेचा आपने, डीमेट अकाउंट से शेयर चले गए, और बदले में जो प्रोसीड्स थी, पैसा था, वो आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में फ्लो करके आ जाएगा। क्या तीनों अकाउंट जरूरी है? हाँ, तीनों अकाउंट जरूरी है। तो अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको एक तो सबसे पहले बैंकिंग अरेंजमेंट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें आपका पैसा होगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए ऑर्डर लगाने के लिए, और जो डीमटेरियलाइज फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको सिक्योरिटीज मिलेंगी उसको रखने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए। ये तीनों अकाउंट आपको चाहिए, ये कंपलसरी है, बैंकिंग प्लस ट्रेडिंग प्लस डीमेट अकाउंट। आज कई ब्रोकर्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहां इन्वेस्टर को अलग अलग इंटरफेस और अलग अलग अकाउंट खोलने की बजाय एक ही ऐप में मल्टीपल फंक्शन दिखाई दे सकते हैं। लेकिन तीनों का कॉन्सेप्ट, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट का तीनों फंक्शन अलग है। ये इनका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है और ये फंडामेंटली इस तरीके से डिफरेंट है। बट हाँ, एक इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर ये तीनों तरह की मतलब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, आपको मल्टीपल फंक्शंस दे सकता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं इसको कि आपने एक स्टॉक के 100 शेयर्स 500 रुपए के ऊपर खरीदे हैं, देयर आर 100 शेयर्स ऑन 500 रुपीज, तो टोटल परचेज वैल्यू हो गई आपकी 50,000 रुपए। तो कंसेप्चुअली बैंक्स में 50,000 रुपए हैं आपके पास, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आपने बाय ऑर्डर लगाया, वो स्टॉक एक्सचेंज पे गया, ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, सेटलमेंट प्रोसेस के बाद आपके बैंक से 50,000 रुपए कट जाएंगे और डीमेट में आपके पास 100 शेयर्स का एलोकेशन हो जाएगा। कुछ समय के बाद ये 500 रुपए का शेयर 600 रुपए हो जाता है, तो आप 100 शेयर्स की मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपए मान सकते हैं। तो अगर इसको जब जैसे बेचना होगा तो बेचने का इसका रिवर्स साइकिल हो जाएगा कि आप उस पर ट्रेडिंग अकाउंट पे जाकर के आप उसको सेल ऑर्डर लगाएंगे, सेल के बाद आपको मैचिंग ट्रेड होगा, अकाउंट पे जाएगा, एग्जीक्यूट होगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा और डीमैट से आपके शेयर चले जाएंगे। देखिए,
ये सब कुछ चीज़ें क्या है कि ये सब मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटीड प्रॉफिट नहीं करता है। तो जब तक आप शेयर को बेचेंगे नहीं, अगर प्राइस जैसे 500 का 600 हो गया, जब तक आप शेयर प्राइस को बेचेंगे नहीं, तब तक वो अनरियलाइज प्रॉफिट ही रिफ्लेक्ट करता रहेगा। डीमैट स्टेटमेंट क्या बताता है? डीमैट अकाउंट में डीमैट स्टेटमेंट आपको बताता है कि आपके पास कौन कौन सी कंपनी के कितने कितने शेयर्स हैं, वो टोटल सिक्योरिटी होल्डिंग्स को बताता है। जैसे कंपनी ए के 100 शेयर हो गए, कंपनी बी के 50 हो गए, कंपनी सी के 25 शेयर्स हो गए। तो ये आपका एक स्टेटमेंट, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये देखने के लिए कि मेरे कौन कौन से सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो वो आप उस स्टेटमेंट को देख करके इस चीज को समझ सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है? ट्रेडिंग अकाउंट या प्लेटफॉर्म पर आपको जनरली इंफॉर्मेशन जो क्लब करके मिलती है वो होती है कि कौन कौन से ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट हो गए, कौन कौन से आपकी ट्रेड की पोजीशंस रही, क्या ट्रांजैक्शंस डिटेल्स रहे, कितना फंड अवेलेबल है, और भी बहुत सारी ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मिलती है। तो वो ये भी बताता है कि जैसे आपने कितने अमाउंट पे आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। लेकिन जो एग्जैक्ट फीचर्स होते हैं, आपने किस ब्रोकर का कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया है, कौन सा यूज करते हैं, तो एग्जैक्ट फीचर्स आपको उसके ऊपर दिखेंगे कि आप कौन सा यूज करते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। बट हाँ, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, ट्रेड पोजीशंस क्या हुए, ये करीब करीब सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, सभी एप्स के अंदर अवेलेबल रहता ही रहता है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? डीमैट अकाउंट जैसा मैंने कहा कि सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। ट्रेडिंग अकाउंट बाय एंड सेल ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। डीमैट अकाउंट शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करता है, डीमेटलाइज फॉर्म में। ट्रेडिंग अकाउंट ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए होता है। डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग एक्टिविटी की सारी जानकारी होती है। और डीमैट अकाउंट एक डिपॉजिटरी इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, जैसे हमने एनएसडीएल और सीडीएसएल देखा। और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो ब्रोकर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होता है, मार्केट के एक्सचेंज से। और ये हो गया डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। और बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा है ही, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक रहता है। जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, अगर बाय करेंगे तो पैसा बैंक अकाउंट में होना चाहिए, और सेल करेंगे तो इस लिंक्ड बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा आ जाएगा। कॉमन बिजनेस मिस्टेक्स क्या होती हैं कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को सेम समझना, दोनों अलग अलग होते हैं। डीमैट में मनी रखने की कोशिश करना, डीमैट में आप पैसे नहीं रख सकते हैं। आपकी जो भी इक्विटीज होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहां पे सेव रहती हैं, पैसा नहीं रहता है। ब्रोकर को शेयर का सेलर समझना, ब्रोकर केवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो सेलर नहीं होता है। एक्चुअल सेलर या बायर तो आप खुद ही होते हैं। केवल एप्लीकेशन को देख के, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को देख करके अंडरलाइन प्रोसेस ना समझना, पूरा प्रोसेस समझने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। और ऐप वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू फंडामेंटली अपने प्रोसेस को अलाइन करके एग्जीक्यूट करते हैं। जब भी कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, कोई भी सर्विसेज लें, तो आप उसके चार्जेस और एप्लीकेबल टैक्सेस जरूर देख लें। उनको चेक करना जरूरी होता है कि भाई किस प्लेटफॉर्म पे क्या चार्जेस हैं। और अनरेगुलेटेड एंटिटीज या सस्पिशियस एप्स पे भरोसा मत कीजिए। अपना रिसर्च करके कि कौन सा प्लेटफॉर्म वर्दी है, कौन सा नहीं है, इन सब की जानकारी रखकर ही किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करना हो तभी कीजिएगा। अकाउंट खोलने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? जब भी हम कोई ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे हैं या कोई ब्रोकरेज अकाउंट खोल रहे हैं किसी ब्रोकर के पास, तो आपको केवल वो बेस्ट ऐप है या जीरो ब्रोकरेज है, इस तरीके से आपको वो अगर मार्केट करते हैं तो ये सब चीज़ नहीं देखिए। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको देख लें। किसी भी ब्रोकरेज को, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने से पहले उसका रेगुलेटेड स्टेटस, वो अप्रूव्ड है या नहीं है, ब्रोकरेज स्ट्रक्चर क्या है, कहीं वो ज़्यादा चार्ज तो नहीं करता है, कम चार्ज तो नहीं करता है, अदर एप्लीकेबल चार्जेस, अगर कोई हिडन चार्जेस हैं तो, प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी कितनी है, मार्केट में लोगों की टेस्टिमनी है या नहीं है, कस्टमर सपोर्ट कैसा है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस अगर कोई एप्लीकेबल है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या एनुअल अकाउंट चार्जेस, डीपी चार्जेस हैं तो क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एंड स्टेटमेंट्स कब मिलता है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वेदर वो सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जानकारी देखकर ही आप इवेल्युएट कीजिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करना चाहिए। तो 3 अकाउंट्स को याद रखिए। आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट आपको ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, और डीमैट अकाउंट में आपके पास सिक्योरिटीज होते हैं। ये इस पूरे एपिसोड का समरी है, इन 3 अकाउंट्स के बारे में जानना और इनके डिफरेंस को समझना। अब मैं एपिसोड 31 से कनेक्शन करता हूं। एपिसोड 31 में हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था, एक स्टॉक मार्केट है, एक स्टॉक एक्सचेंज है,
प्लस बायर सेलर है, प्लस एक ट्रेड होता है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने एक ट्रेडिंग का पहलू देखा, एक हमने फंडामेंटल देखा कि ट्रेड करने के लिए हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और उन शेयर्स को होल्ड करने के लिए हमारे को डीमैट अकाउंट चाहिएगा। तो हमारी लर्निंग कैसे हो रही है, हमने इन्वेस्टमेंट्स में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स देखा, फिर स्टॉक मार्केट्स के बेसिक देखे, बेसिक को समझने के बाद अब हम ट्रेडिंग के से पहले जो हमारे को तैयारी करनी है वो देख रहे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब हम ट्रेड करते हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब हम ट्रेडिंग का बाय या सेल ऑर्डर लगाते हैं तो हमको कौन सा ऑर्डर लगाना चाहिए, वो आने वाले एपिसोड 32 के अंदर हम कवर करेंगे। तो आज के एपिसोड की लर्निंग क्या है, आज हमने सीखा कि बैंक अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, बैंक प्लस ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट का क्या कनेक्शन है, डिपॉजिटरी क्या होते हैं, एनएसडीएल सीडीएसएल क्या है, डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है, ब्रोकर का बेसिक रोल क्या होता है, शेयर खरीदने का पूरा फ्लो और शेयर बेचने का बेसिक पूरा फ्लो हमने समझा। आज अपनी नोटबुक में लिखिए और इन चीज़ों को वापस से एक बार दोहराइए, एक बार रिवाइज कीजिए कि बैंक में मनी होती है, ट्रेडिंग बाई एंड सेल होता है, और डीमैट इन जो शेयर्स आपने खरीदे हैं उसको सेव करने के लिए, रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज होता है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है, तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। तो आज हमने सीख लिया है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, वो होना जरूरी है बैंक अकाउंट के साथ बिफोर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द ट्रेड एंड बिफोर एक्चुअली पुटिंग अ बाय एंड सेल ऑर्डर इन द मार्केट। तो मैं एक एपिसोड 33 का यहाँ पे एक प्रीव्यू दे देता हूँ कि मार्केट ऑर्डर वर्सेस लिमिट ऑर्डर, जब हम एक्चुअली ट्रेडिंग पे आएंगे, जब हम ये बोलेंगे कि अब हमारे को ट्रेड करना है, हमारे पास बैंक अकाउंट भी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी है, डीमैट अकाउंट भी है, अब हमारे को ऑर्डर लगाना है बाय या सेल का, तो मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट से किसी शेयर को खरीदना चाहता हूं तो कौन सा ऑर्डर डालूं, मार्केट ऑर्डर डालूं या लिमिट ऑर्डर डालूं, दोनों में क्या डिफरेंस है, मार्केट ऑर्डर कब यूज करना चाहिए, लिमिट ऑर्डर कब यूज करना चाहिए, कौन सा ऑर्डर कब यूज किया जाता है, ये सब हम समझेंगे आने वाले एपिसोड में मार्केट ऑर्डर वर्सेस लिमिट ऑर्डर में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने सेकंड फंडामेंटल स्टेप समझ लिया है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो हमने स्टॉक मार्केट के बारे में समझ लिया था, और ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे को डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट तीनों चाहिए, ये अब हमने समझ लिया है। हम लॉजिकल वे के अंदर प्रोसीड कर रहे हैं कि ट्रेडिंग से पहले अब जब ये तीनों अकाउंट क्लियर हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप अब ऑर्डर लगाना सीखेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।